I am Dr. Prabhat Dwivedi, Associate Professor, STEP HPTI, Kanpur, India. Today I am going to discuss with you Z test for two samples. जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक सैंपल के लिए Z टेस्ट बताया था, यहाँ पे हम आपको टू सैंपल्स के लिए Z टेस्ट बताने जा रहे हैं। मैं चाहता तो एक ही लेक्चर में जितने भी तरीके के Z टेस्ट हो सकते थे लर्नर्स में बता सकता था, लेकिन मैंने एक एक करके आपको बताने का सोचा क्योंकि अदरवाइज कन्फ्यूजन होने की गुंजाइश थी। अब आप एक एक करके फॉर वन सैंपल, फॉर टू सैंपल, फॉर टू प्रपोर्शंस, फॉर टू वेरिएंसेस एट्सेट्रा, तो इस तरह से अब आप देख सकते हैं और विदाउट कन्फ्यूजन आप Z टेस्ट को पूरी तरह से समझ सकते हैं। तो चलिए लर्नर्स, हम अब समझने की कोशिश करते हैं कि टू सैंपल Z टेस्ट कब और किन कंडीशंस में एप्लीकेबल होता है। पहले तो हमें ये समझना है कि Z की कंडीशन जो है वो, जैसा कि हम सब जानते हैं, सैंपल का साइज़ बड़ा होना चाहिए, देयर शुड बी लार्ज सैंपल्स। सो यहाँ पे टू सैंपल्स हैं तो दोनों सैंपल्स लार्ज होने चाहिए। लार्ज का मतलब 30 या उससे ज़्यादा साइज़ होना चाहिए, और जिन पॉपुलेशन से वो सैंपल लिए गए हैं वो दोनों पॉपुलेशंस इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं हो, और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। साथ ही साथ दोनों ही पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नोन होना चाहिए। और सैंपल्स के लिए ख़ास बात यह है कि सैंपल्स रैंडमली सिलेक्टेड होने चाहिए। तो ये कंडीशंस है जब हमारा टू सैंपल Z टेस्ट एप्लीकेबल होगा। तो जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था, Z टेस्ट हम 5 तरीके के पढ़ते हैं। Z टेस्ट फॉर वन सैंपल जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है, यहाँ पे हम बोर्ड देख पा रहे हैं ग्रीन कलर से। Z टेस्ट फॉर टू सैंपल जो कि आज हम पढ़ रहे हैं, आगे नीचे दिए गए 3 टेस्ट हम पढ़ने वाले हैं। तो जो Z टेस्ट फॉर टू सैंपल है वो किन कंडीशंस में अप्लाई होता है? इट इज़ अप्लाइड व्हेन two samples of size n1 and n2 are drawn from two normally distributed populations with unknown means. Population mean को हम mu से डिनोट करते हैं, तो with unknown means, unknown mu1 and mu2 and known standard deviations sigma 1 and sigma 2. स्टैंडर्ड डेविएशन नोन होना चाहिए, हमें इस बात का ध्यान रखना है। और इसमें हम जो नल हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं वो हाइपोथेसिस होती है ऑफ नो डिफरेंस। अगर हम इसको इलस्ट्रेट करें तो हाइपोथेसिस कैसी होती है? नो डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ द टू पॉपुलेशंस। दिस नल हाइपोथेसिस इज टेस्टेड। फार्मूला हम देख सकते हैं यहाँ पे, जो फार्मूला है इसका Z टेस्ट का फॉर टू सैंपल, x1 बार माइनस x2 बार, वन ब्रैकेट में। देन आप देख सकते हैं mu1 माइनस mu2, mu1 माइनस mu2 दूसरे ब्रैकेट में, अपॉन अंडर रूट सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n2। अब यहाँ हम देखते हैं कि क्या डिनोट करता है। तो x1 बार x2 बार सैंपल मीन्स को डिनोट करते हैं। mu1 mu2 हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन मीन्स है, जो कि अननोन होती है, जिसको हम हाइपोथेसाइज करते हैं। सिग्मा 1 सिग्मा 2 पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो हमें नोन होना चाहिए, और n1 n2 साइज ऑफ द सैंपल्स है। ये चीज़ें हमें नोन होनी चाहिए। कई जगह आप फार्मूला दूसरे तरह से भी आपको मिल सकता है। यहाँ पे फार्मूले में जो चेंज हो सकते हैं, चूँकि नल हाइपोथेसिस हमारी होती है, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन मीन्स, दैट मीन्स mu1 इक्वल टू mu2, दैट मीन्स mu1 माइनस mu2 इज इक्वल टू 0। तो जब ये 0 हो जाता है, इज इक्वल टू 0, जब ये 0 होता है तो कई टेक्स्ट बुक में आप फार्मूला इतना भी पाते हैं। कितना पाते हैं फार्मूला? कई सारी टेक्स्ट बुक में आपका जो फार्मूला होता है वो यहाँ से
ये माइनस हो जाता है। लेट मी करेक्ट लिटिल बिट मोर, इतना, यानी x1 बार माइनस x2 बार अपॉन अंडर रूट सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस अपॉन n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n2, क्योंकि μ1 माइनस μ2 ज़ीरो होता है। कई जगह इसको डेल्टा से भी μ1 माइनस μ2 को कई टेक्स्ट बुक में शो किया गया है, जिसका मतलब भी ज़ीरो होता है। चूँकि μ1 इज इक्वल टू μ2, दैट मीन्स μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हाइपोथेसिस के साथ हम इस फार्मूले को लगाते हैं तो जाहिर है इस वैल्यू का जो μ1 माइनस μ2 की वैल्यू हो जाती है वो ज़ीरो हो जाती है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होती है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती है, तो उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको हम देख सकते हैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे, द अमाउंट ऑफ अ सर्टेन ट्रेस एलिमेंट्स इन ब्लड इज नोन टू वेरी with a standard deviation of 14.1 ppm, ppm का मतलब है parts per million for male blood donors and 9.5 ppm for female blood donors. Random samples of 75 male and 50 female donors yield concentration means of 21 and 33 ppm respectively. यानी सैम्पल 1 का 28 है और सैम्पल 2 का 33 है। ये कंसंट्रेशन मीन है, यानी सैम्पल मीन्स दिए गए हैं हमें। What is the likelihood that the population means of concentration of the element are the same for men and women? अब हमें ये लाइकलीहुड यानी हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है कि जो कंसंट्रेशन, पॉपुलेशन मीन्स ऑफ कंसंट्रेशन है फॉर मेल एंड फीमेल वो सेम है या नहीं। तो हमारी नल हाइपोथेसिस क्या होगी कि वो सेम है। μ1 माइनस μ2 इज़ ज़ीरो, ये नल हाइपोथेसिस हमारी हो गई। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारी क्या हो गई। स्टेप 1 हमारा जो होता है जिसमें हम अल्टरनेटिव एंड नल हाइपोथेसिस को स्टेट करते हैं, तो नल हाइपोथेसिस हमारी है μ1 माइनस μ2 इक्वल टू ज़ीरो, एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारी है μ1 इज़ नॉट इक्वल टू μ2 और μ1 माइनस μ2 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर। अब आते हैं हम स्टेप 2, जो हमारी 5 स्टेप की प्रोसेस है हाइपोथेसिस टेस्टिंग की, जो हमने पीछे आपको बताई है हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लेक्चर में। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, चूँकि यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं दिया गया है, तो हम इस एग्जाम्पल में लेते हैं 2 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को इसको टेस्ट करके देखते हैं। एक हमने 1% ले लिया है और दूसरा हम ले लेते हैं 5%। चलिए 2 लेके हम देखते हैं इसमें क्या होगा। अब हम आते हैं स्टेप 3 पे, जिसमें हमें क्रिटिकल वैल्यूज कैलकुलेट करनी होती हैं। तो जाहिर है सैम्पल्स 2 हैं, बड़े सैम्पल्स हैं, लार्ज सैम्पल्स हैं, और उनका हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है पॉपुलेशन का। तो हम Z2 सैम्पल Z टेस्ट लगा पाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे चूँकि नो डिफरेंस की नल हाइपोथेसिस है, तो इसमें कोई आर्गुमेंट है ही नहीं कि लेफ़्ट टेल लगेगा या राइट टेल लगेगा। सिंपली इसमें 2 टेल टेस्ट ही लगने वाला है। तो Z की क्रिटिकल वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं 1% पे और 5% पे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 1% पे जो Z की क्रिटिकल वैल्यू है वो प्लस माइनस 2.58 है, और 5% पे जो क्रिटिकल वैल्यू 1.96% है। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, बेहतर होगा कि हम लोग लर्न कर लें। हम लोग अगर लर्न कर लेते हैं तो इसमें ये होगा कि हमें डिपेंड नहीं करना पड़ेगा कोई कहीं टेबल होती है नहीं होती है। तो हमें कॉमन वैल्यूज़ को लर्न कर लेना चाहिए। Z की कॉमन वैल्यूज़ हम यहाँ पे देख पाते हैं। जब पीछे भी मैंने आपको कहा था, मैं आज भी आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि कॉमन वैल्यूज़ आपको देख लेनी है 10%, 5%, 1% एंड 0.5%, वो भी रेयरली यूज होता है। तो ये कॉमन वैल्यूज़ हैं। 1 टेल टेस्ट, 2 टेल टेस्ट, सिंपली हम इनको अगर ध्यान में रखते हैं तो हमारी बहुत सारी परेशानी सॉल्व हो जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि
इस एग्जाम्पल में आगे क्या होता है, तो यहाँ पे हम आपसे बात कर रहे थे 1% की जो वैल्यू है वो ±2.58 है, और z की जो क्रिटिकल वैल्यू 5% पे आती है वो है ±1.96। तो चलिए टेस्ट करते हैं एक एक करके। तो स्टेप 4 हम अब देखते हैं। स्टेप 4 में हम कंप्यूट करते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू। तो हमारी टेस्ट स्टैटिस्टिक लिखी हुई है इस फार्मूले में। ये जो फार्मूला हमारा है z का, इसमें हम सारी वैल्यूज़ रखते हैं। तो गिवन वैल्यूज़ हमारी क्या है, सैम्पल मीन दिए गए हैं। सैम्पल मीन्स क्या है 28, 33। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन दिए गए हैं, वो क्या है 14.1 एंड 9.5। हमारे सैम्पल साइजेस दिए गए हैं 75 एंड 50। इनको हम वैल्यू में रख लेते हैं। μ1 इज इक्वल टू μ2, ये नल हाइपोथेसिस है। नल हाइपोथेसिस ऑफ इक्वल मीन्स इसका मतलब साफ है μ1 माइनस μ2 इज 0। ये भी हम एक तरह से मान लेते हैं कि गिवन है। तो जब हम इन वैल्यूज़ को अपने फार्मूले में रखते हैं तो फार्मूला कुछ इस तरह से वैल्यूज़ के साथ दिखता है, और उसकी जो वैल्यू हमारी आती है वो आती है -2.37। यानी z की जो कैलकुलेटेड वैल्यू हो गई वो -2.37 हो गई। अब हम डिसीजन पे आते हैं स्टेप 5 में। तो स्टेप 5 है मेकिंग डिसीजन एंड ड्राइंग कंक्लूजन। तो लर्नर्स, हम जैसा मैंने पहले आपसे कहा था कि हम 2 लेवल पे देखेंगे, 1% एंड 5% पे। तो पहले हम इसमें 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो कैलकुलेटेड वैल्यू है हमारी वो तो सेम ही रहनी है। अब हमें क्रिटिकल वैल्यू चेंज हो जानी है, चूँकि वो हम अलग अलग क्रिटिकल वैल्यूज़ ले रहे हैं 1% एंड 5%। तो 1% की जो क्रिटिकल वैल्यू होती है वो क्या होती है 2.58 प्लस माइनस। कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी क्या है 2.37 माइनस का। यानी अब हम इस ग्राफ में देख सकते हैं, जैसा कि 2 टेल टेस्ट में होता है, α/2 α/2 हो जाता है। तो α/2 आपका दिखाई दे रहे हैं। तो 2 क्रिटिकल रीजन्स हैं, यानी रिजेक्शन रीजन्स हमारे 2 लेफ्ट एंड राइट साइड में हैं। इसी तरह से 2 क्रिटिकल वैल्यूज हमारी लिखी हुई हैं। लेफ्ट साइड की क्रिटिकल वैल्यू है यानी -2.58, राइट साइड की क्रिटिकल वैल्यू है यानी +2.58। मतलब साफ है कि लेफ्ट साइड में अगर -2.58 से पहले की इस साइड में वैल्यू कोई आएगी तो वो रिजेक्ट हो जाएगी नल हाइपोथेसिस, और प्लस साइड में अगर 2.58 से ग्रेटर वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेटेड तो रिजेक्ट हो जाएगी। तो हमारी ना तो माइनस साइड में बड़ी वैल्यू है, ना ही प्लस साइड में बड़ी वैल्यू है। हमारी वैल्यू है 2.37, जो कि आप देख पा रहे हो ये है, ये यहाँ पे फॉल कर रही है। यानी ये कौन सा रीजन है हमारा, ये एक्सेप्टेंस रीजन है, ये कॉन्फिडेंस रीजन है। यानी हमारी जो क्रिटिकल वैल्यू है वो कॉन्फिडेंस रीजन में, एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रही है। लर्नर्स, आप देख सकते हो डायग्राम में साफ साफ आपको दिख रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, अब हम आगे बढ़ते हैं जिसमें हम कंक्लूजन एंड डिसीजन लिखते हैं। तो डिसीजन हमारा क्या है, सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ z is lower than the critical value of z, so it falls in the acceptance region. Acceptance region में fall कर रही है, hence we fail to reject the null hypothesis. नहीं कहते हम कि we accept null hypothesis, मैं again and again आपको warn कर रहा हूँ, we fail to reject null hypothesis. ये हमारा डिसीजन हुआ। अब कंक्लूजन हमारा क्या होगा, there are not enough evidences to support the alternative hypothesis. Hence, the population means of concentration of the elements are the same for men and women at 1% level of significance. ये हमारा कंक्लूजन हो जाएगा जब हम 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे टेस्ट करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्या 5% पे कोई चेंज आता है या नहीं आता है। चलिए 5% पे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे जब हम डिसीजन रूल लगाते हैं, कंपेयर करते हैं, तो हमारी z कैलकुलेटेड जो कि हमने -2.37 हमारी पहले से निकली हुई है, और जो z की क्रिटिकल वैल्यू मैंने आपसे कहा था वो डिफ़र करती है। तो वो यहाँ पे हमारी है +-1.96। डायग्राम में हम देख पाते हैं कि ये हमारे क्रिटिकल रीजन्स हैं, रिजेक्शन रीजन्स जिनको हम कहते हैं। z α/2 माइनस ये इस साइड में
एंड z अल्फ़ा बाई टू इस साइड में प्लस, ये प्लस साइड है और ये आपकी माइनस साइड है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है आपकी z माइनस z अल्फ़ा बाई टू ये आ रही है 1.96 माइनस में, और राइट साइड में 1.96 आ रही है प्लस में। तो हमारी जो वैल्यू है वो हम देख पा रहे हैं, हमारी वैल्यू है ये z माइनस 2.37, यानी जो कहाँ फॉल कर रही है, रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रही है। 1.96 से ज़्यादा बड़ी वैल्यू है लेफ्ट में, वो रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रही है। तो हमारा डिसीजन क्या होगा, कैसे हम डिसीजन लिखने वाले हैं, वो लिखने वाले हैं सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ z इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ z, सो इट फॉल्स इन द रिजेक्शन रीजन। ग्रेटर देन हम कह रहे हैं, चूंकि मॉड लगा के हमने आपको डिसीजन रूल में बताया था, अदरवाइज हम इसको कुछ और तरीके से भी बोल सकते थे। ग्रेटर देन द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ z, so it falls in the rejection region, hence we reject the null hypothesis of equal means. Conclusion कैसे लिखने वाले हैं, there are enough evidences to support the alternative hypothesis. ध्यान दीजिए, hence the population means of concentration of the elements are not same for men and women at 5% level of significance. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अगर हमने 1% पे देखा और 5% पे देखा तो दोनों में डिसीजन एंड कंक्लूजन बदल गए। अब अगर किसी को मैनेजरियल डिसीजन लेना है तो वो कुछ और ही होगा। तो see how crucial or how important is the critical value or the level of significance. So learners, हमें ये ध्यान रखना है कि हमें किस इम्पॉर्टेंस के टेस्ट के लिए किस क्रिटिकल वैल्यू को किस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड क्रिटिकल वैल्यू को चूज करना है। ये हमारे लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। और जो स्टूडेंट्स हैं MBA के, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि बार बार कहना चाहता हूँ कि हमेशा आप 5 स्टेप्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। आप लोग ये स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हैं। जब मैं एवेल्युएट करता हूँ आपकी आंसर शीट्स, आप नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस स्टेट नहीं करते हैं, आप डिसीजन कंक्लूजन ठीक से नहीं लिखते हैं। और अदरवाइज़ अगर कोई मैनेजरियल डिसीजंस या बिजनेस डिसीजंस लेने वाले लोग हैं या रिसर्चर्स हैं, मैं उनको भी कहता हूँ कि बिल्कुल रिलीजियसली स्टूडेंट अप्रोच फॉलो करिए ये सब 5 स्टेप्स में करने की। तो फ्लॉलेस आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर पाएंगे और आप किसी भी तरह से इसमें कोई मिस्टेक आप नहीं करने वाले हैं। तो ये बेहद इम्पॉर्टेंट है। प्रैक्टिकली होता क्या है, अब एक बात मैं आपको से और शेयर कर लूँ कि प्रैक्टिकली आपको हमेशा पॉपुलेशंस की स्टैंडर्ड डेविएशन पता हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ऑल द टाइम ऐसा पॉसिबल नहीं होता। पर जब ऐसा पॉसिबल ना हो तो कोई चिंता की बात नहीं है। तब आप बजाय z टेस्ट के t टेस्ट ऑफ 2 सैंपल लगा सकते हैं। वो हम आपको आगे बताने वाले हैं, क्योंकि हमेशा ये संभव नहीं है कि आपको पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन पता हो, रेयरली पता होते हैं। तो हम कोई इशू नहीं, t टेस्ट हम लगाने वाले हैं। और इस तरह से आज हमने लर्नर्स आपसे सीखा है कि किस तरह से हम 2 सैंपल z टेस्ट कंडक्ट करते हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि आप नॉलेज को शेयर करते रहिए, दूसरे स्टूडेंट्स को भी, मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स या रिसर्चर्स को भी बेनिफिट करवाते रहिए। तो आप इस वीडियो को उनके पास भी शेयर कर सकते हो, सो दैट दे कैन लर्न इट, दे कैन अंडरस्टैंड इट। अदरवाइज हमने देखा है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को हाइपोथेसिस टेस्टिंग में प्रॉब्लम्स ही रहती हैं। सो लर्नर्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।